हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह को कंटिन्यू कर रही हूँ। जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं कि मैं सारे जो भी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ। तो आप लोग उसको देखिए। प्लस मैंने बहुत सारे स्पीडी का करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स फर्स्ट रिवीजन के तौर पे मैं डाल चुकी हूँ। और भी जितने भी करंट अफेयर्स है वो मैं डालती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में फास्ट रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम बिहार दरोगा का 26 दिसंबर को होने वाला है, तो उसके लिए ज़ोरों-शोरों से तैयारी चल रही है। और आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम बहुत समय बाद आया है, तो एग्ज़ाम को किसी तरीके से इस बार मौका जाने ना दिया जाए। और आप लोग जैसे बिहार दरोगा, यूपी टीजीटी, जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें भी भारतीय इतिहास आपके सिलेबस में है, तो आप उसको देखिए। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ भारतीय इतिहास के साथ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज मौर्य साम्राज्य बताने वाली हूँ, मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कब किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस नाम से विलियम जोन्स ने पहचान की थी। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ था। ठीक है? तो मौर्य साम्राज्य, आप लोग को भी पता है कि मौर्य साम्राज्य कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि भारतीय साम्राज्य में स्थापित किसने किया था वृहद स्तर पर? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त नाम है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में? विशाख दत्त से। अब कुछ नोट है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य एक पुस्तक है जिसमें अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में है। मोकैया वैली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा रही है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा रही है, मोकैया वैली ग्रंथ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो लकड़ी से बनाया गया था। चंद्रगुप्त का महल जो था, जो पाटलिपुत्र में था, वो लकड़ी से, वुड से बनाया गया था। सेल्यूकस और अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो किस भारतीय राजा को पराजित करने के बाद? तो चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित करने के बाद। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सेल्यूकस, ठीक है, देखते जाइए। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक यानी सोफिस्टिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। यानी दार्शनिक को छोड़कर क्या क्या बचा? मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को बिंदुसार के पास भेज दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष से प्राप्त हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में, कि अभी रिसेंट में पाटलिपुत्र किस राज्य में अवस्थित है? किसने चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसने सही विष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने। किसने सही विष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने।
सेंड्रोकोटस, नेक्स्ट देखते हैं सेंड्रोकोटस, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो जस्टिन ने किया था, जस्टिन ने किया था। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने किया। मालवा गुजरात, मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो महाराष्ट्र गुजरात मालवा को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए जो कि आपके नोट में है। गुजरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम उल्लेख मिलता है। तो किन किन अभिलेखों में मिलता है? गुजरा, गुजर्रा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों, मौर्यकालीन तीर्थ जो स्थल है वो मैं बताऊंगी और उससे संबंधित जो भी कार्य है वो मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन तीर्थी और अधिकारी। तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते हैं। ठीक है, मौर्य काल में जो सबसे उच्च अधिकारी रहते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तो उनकी संख्या 18 थी। तो मतलब तीर्थ का मतलब कि कौन कौन से पोस्ट में थे, जैसे अभी मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स, उस तरह में मौर्य काल में कौन कौन सी पोस्ट थी। तो तीर्थ में मंत्री पुरोहित थे, मंत्री पुरोहित थे, युवराज थे, सन्निधाता थे, सन्निधाता के बाद समाहर्ता थे, मंत्री परिषदाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, और प्रदेष्टा थे, व्यवहारिक थे, नायक थे, सेनापति थे, अंतर्वर्षिक थे, कर्मांतिक थे, कर्मांतिक के बाद प्रशस्ता थे, प्रशस्ता, फिर दंडपाल थे, दुर्गपाल थे, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, आटविक, देवारिक और नागरक। नागरक, ये आपके 18 पोस्ट के बारे में यहाँ वर्णन किया हुआ है। अब उससे रिलेटेड संबंधित क्या क्या कार्य था वो देख लीजिए। जैसे मंत्री और पुरोहित, इनका का प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। मंत्री पुरोहित सबसे नंबर 1 पे, यानी प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्म अधिकारी थे। युवराज राजा के उत्तराधिकारी, यानी युवराज यानी राजकुमार। सानिधाता राजकीय कोष नगर का प्रधान अधिकारी, यानी कोषाध्यक्ष को कहा जाता है सानिधाता। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। कर संग्राहकर, यानी कर यानी पैसा, संग्राहकर यानी पैसा संग्रह करके रखने वाला, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो भी मिनिस्टर है उनके हेड। प्रादेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, कमिश्नर जिनको कहा जाता है। व्यवहारिक यानी दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। नायक सेना का संचालन और नगर की रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति होता है सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वार्षिक होता है सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक होता है उद्योग धंधों और कारखानों का प्रधान और निरीक्षक और अध्यक्ष। प्रशासता होता है राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल हो गया सैन्य सामग्री को का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक हो गया वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक हो गया राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरक हो गया नगर के सर्वोच्च अधिकारी। तो दोस्तों ये आपका टोटल जितने भी मौर्य काल में जो पोस्ट थी वो बता दिया, उनका कार्य क्या था। मौर्यकालीन अधिकारी, चलिए नेक्स्ट थोड़ा देखिए, एक मिनट। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो पौतवा अध्यक्ष का मुख्य काल था माप तोल का काम करना। माप तोल का यानी तौलने का काम करना, मेजरमेंट करने का काम रहता था उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल में, अभी और भी बहुत सारा बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मौर्य दक्कन
किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति समलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेला गोला चले गए थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मगध साम्राज्य की में रज्जुक किसे कहा जाता है? तो मगध साम्राज्य में रज्जुक मौर्य शासन के भूमि मापक अधिकारी को कहा जाता है। ब्रह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थरों के पट्टियों पर की गई है ब्रह्मी लिपि का पहचान। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी के से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान में। पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दक्कन की विजय। चलिए यहाँ से देखते हैं। दक्कन की विजय क्या थी? दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य। फिर पश्चिम भारत का हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये कैसे पता चलता है? रुद्रादमन रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता है? तो मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी को कहा जाता है। ब्रह्मलिपि प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से मिली थी? तो पत्थर के पट्टियों पर मिली थी। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? किस स्थान से? पेशावर, पाकिस्तान। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों अब सम्राट अशोक के अभिलेख और उनकी खोजकर्ता कहाँ कहाँ हुई, कब हुई, वो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो अशोक का शिलालेख, खोजकर्ता और वर्ष, यानी किन्होंने खोजा था और किस वर्ष में खोजा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है धोली अभिलेख। धोली अभिलेख, ब्राब्रू भ्राब्रू शिलालेख, फिर बराबर नागार्जुनी गुफा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, मानसेरा मानसेरा कालसी शिलालेख, फिर रुमिनदेई, फिर जौगढ़ अभिलेख, गिरनार शिलालेख, सहबाजगढ़ी, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मास्की अभिलेख, फिर निगाली सागर, फिर रामपुरवा और सरनाथ स्तंभ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फटाफट। तो धौली अभिलेख किट्टो द्वारा खोजा गया था 1837 में। भ्राब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट द्वारा 1840। ठीक है, ये सब देखिए ये इस समय खोजा गया था, बट इनका जो है, जो भी हम लोग इनके बारे में बता रहे हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी आपकी जो भी आपका है वो भारत की इतिहास में दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास में प्राचीन काल की बात है, ठीक है। फिर बराबर और नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन द्वारा 1785 में, दिल्ली टोपरा 1785 में कैप्टन पोलियर, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे थिपेंथलर 1750 में, मानसेरा 1889 में कैप्टन ले द्वारा, कालसी शिलालेख 1860 में जॉन फॉर्सेट के द्वारा, रूमिन देही फिरहर के द्वारा 1896 में, जॉनगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट द्वारा 1850 में, गिरनार शिलालेख 1822 में, शाहबाज गढ़ी आपका हो गया 1836 में, इलाहाबाद स्तंभ लेख हो गया 1834 में, मास्की अभिलेख हो गया 1915 में, निगाली सागर 1895 में, रामपुरवा हो गया आपका 1872 में, और सरनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1905 में। तो ये 1905 वाला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का आपका 1905 में आपका सरनाथ स्तंभ है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठनों को संभूत स्मूथान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल वर्ड्स है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके बताऊं, और अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इसको पॉज करके भी आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, या तो फिर फटाफट रिवीजन आप लोग फिर से प्लेलिस्ट में जाके आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, अशोक सम्राट के बारे में। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में चला। सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था सरनाथ स्तंभ का। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम शासक कौन से थे? तो ये थे अशोक थे, जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किए थे, शासन देश जारी किया था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भ्राभ्रू स्तंभ में राजस्थान में ये मौजूद है। इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट में कुछ लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, यानी अशोक द्वारा जो लिपि में लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि है, और किसने सर्वप्रथम उस लिपि शिलालेख में जो लिखा था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख है, जो कि सम्राट अशोक से रिलेटेड है। मौर्य काल में भूमि कर, यानी आपको जो जमीन में कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, जो कि राज्य की आय की मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा भूमि कर को आपको इकट्ठा किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। कुछ नोट में हम मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो कालसी पर प्राप्त हुई है, जो कि उत्तराखंड में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब कुछ अधिकारी और विभाग के बारे में बताएंगे, जो कि सम्राट अशोक के समय में मौर्य वंश में थी। अधिकारी सीताध्यक्ष अभी बता दिए, कृषि यानी कर, जो भी भू कर होता है वो था। आकार अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और मुद्रा अध्यक्ष, और एक और है संस्था अध्यक्ष। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीता अध्यक्ष बता दिया गया, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष होते हैं खानों, यानी जैसे कोयला खान हो गया, सोना का खान हो गया, हीरा का खान हो गया। लक्षणा अध्यक्ष यानी मुद्रा विभाग, पैसों विभाग का प्रधान। शुल्का अध्यक्ष यानी व्यापारिक कर के प्रधान। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष होता है व्यापारी मार्गों में अध्यक्ष। तो देखिए, मुद्रा अध्यक्ष से ये समझ में आता है उस समय भी पासपोर्ट विभाग, ऐसे कुछ कुछ ये सब जो थे, पासपोर्ट, ये सब अन्य चीजें थी उस समय भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्पियोन एज यानी गुप्तचर व्यवस्था। स्पियोन एज का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका यानी मेगस्थनीज। मौर्य काल में जहाज निर्माण मेगस्थनीज या इंडिका में वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम किस धर्म को अनुयायी हो गए थे? तो जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से स्थान में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। तक्षशिला, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तक्षशिला भी कौन से स्टेट में? तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, चलिए आप लोग बताइएगा कौन से स्टेट में ये यूनिवर्सिटी। गांवों के शासन को स्वायत्त
शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज या इंडिका ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक 288 से लेकर 246 ईस्वी पूर्व टॉलेमी फिलान्डेपस के साथ अशोक की राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा जाता है। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। तो अभी मिस्र के शासक यानी 288 से लेकर 246 ईस्वी पूर्व टॉलेमी फिलान्डेप्स के साथ अशोक के राजनयिकी संबंध थे। तो राजनयिकी संबंध से संभव होता है, इसी को तुलमय कहा जाता है, तुर्मय कहा जाता है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किए गए हैं? तो महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख में, महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि का किसकी प्रमुख स्रोत है? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेख के किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन का उल्लेख नहीं था। अंतिम मौर्य समाज कौन था? बृहदत्त था। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? अलेक्जेंडर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये नोट में है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों का जो भी मौर्य काल के बारे में मैं बता रही हूँ, आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रही हूँ, तो ये वही कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोग देखिए, बस खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखिए। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनाम पीए की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने की थी। अब अशोक की उपाधियों, सम्राट अशोक की उपाधि के बारे में बताया गया है और स्रोत हमें मतलब ये पता कैसे चला? तो देखिए उपाधि, देखिए अशोक का उपाधि इन्हें कब मिला? देवानाम प्रियस अशोक राजा कब बोला गया? अशोक मौर्य। प्रियदर्शी राजा मगध, प्रियदर्शी राजा अगेन अशोक वर्धन, राजा अशोक देव नाम पिए। तो ये कुछ नाम उपाधि दी गई है सम्राट अशोक को, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। अशोक सम्राट को अशोक की उपाधि दी गई थी, उसका स्रोत हमें मिलता है मास्की लघु शिलालेख से। मास्की लघु शिलालेख से। देव नाम प्रियंस अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से मिलता है। अशोक मौर्य रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध भ्राब्रू वैराट लघु शिलालेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख और दीप वंश महावंश से मिलता है। अशोक वर्धन पुराण से मिलता है। राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख से मिलता है। राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख से मिलता है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में किया था। अपने ऊपर
आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु मांगने वाले बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने किया था। खरोष्ठी लिपि का उत्पत्ति किससे हुआ था? खरोष्ठी लिपि का उत्पत्ति अरमाइक भाषा में किया गया था। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे कौटिल्य। और कौटिल्य ने ही ये बताया था कि आश्रित बच्चों और पत्नी के रहते हुए व्यवस्था बिना कुछ किए भिक्षु मांगने चले गए तो उनका दंड का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा का पर किसका अधिकार हुआ? तो बैकेट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? वो बिंदुसार थे। अब मौर्य काल की कुछ मुद्रा है, ये बस देख लीजिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका मौर्य काल। फिर उसके बाद जो भी हम लोग शुरू करेंगे वो मौर्योत्तर काल बोलेंगे। मौर्य काल के बाद की बात है। तो चलिए अभी पहले मौर्य काल की मुद्रा देख लेते हैं। मौर्य काल की मुद्रा, इस काल में चांदी और तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। तो चांदी के सिक्के के 4 प्रकार थे, जिन्हें कहते हैं पर्ण, पर्ण, फिर हो गया अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्के में माशक, अर्धमाशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अब आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आप लोग प्लीज देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।